हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैनेडा। डिस्कशन करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मात्रात्मक व गुणात्मक विधि बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे, इजी कंसेप्चुअल वे में लेके चलेंगे आज का सेशन। हम लोग सेशन 5th पे आ चुके हैं। इसके पहले ऑलरेडी 4th सेशन रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर में ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर वो सेशन आपने मिस किया है, देखा नहीं है, तो जरूर से उन सेशन को देख लेना, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज स्टडीज को करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए। फेसबुक का ये लिंक है, इंस्टाग्राम का ये लिंक है एंड टेलीग्राम का ये लिंक है। टेलीग्राम के लिंक पे प्लीज आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करने वाली होती हूँ लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, उनको नोटिफिकेशन तो चला जाता होगा, मतलब सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जिन्होंने प्रेस किया होगा तो उनको नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट जाता होगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया, उनको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो अगर आप एटलीस्ट या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर श्योर, है ना, और टेलीग्राम के लिंक से भी जुड़ जाना, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। जब हम लोग लाइव सेशन करते हैं या मैं क्लास प्रीमियर करती हूँ तो नोटिफिकेशन आपको लेट जाता है ना। हालांकि क्लास आप बाद में देख सकते हो, लेकिन फिर भी लाइव क्लास करने का थोड़ा सा जो इफेक्ट होता है वो अलग ही इफेक्ट होता है। सभी को वेलकम है, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी ये सेशन जिस भी वक्त देख रहा है सभी का स्वागत, सभी को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सभी को वेलकम है। ये है यूट्यूब का लिंक। और अगर बात करें प्लेलिस्ट की, तो काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि भाई प्लेलिस्ट में कहाँ पे मिलेगा। अगर आप गैनेडा बाय शेफाली ये यूट्यूब पे जाकर के सर्च करोगे, खोलोगे, तो जैसे ही मेरा पूरा चैनल ओपन होके आएगा वहां पे प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा। पहले नंबर पे होम होगा, फिर वीडियोस होगा, फिर प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब प्रॉपर, ये तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड करके पूरा एक प्लेलिस्ट ही बनी हुई है। उसमें लगभग 22-23 वीडियोस अपलोड की हुई, सीक्वेंस वाइज कंप्लीट उसको मैंने करा दिया है। ऑल्सो रिसर्च एप्टीट्यूड वाले में, मतलब ये जो हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं ये आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में मिलेगा, क्योंकि ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है। पीडीई में आपको मिल जाएगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट वाले सेक्शन। और भी बहुत सारे हम लोग जो यूनिट्स हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके भी आप अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ताकि किसी को कोई डिफिकल्टी ना हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पीवाईक्यू वाले प्लेलिस्ट में चले जाना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसमें मिसलीनियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब जो क्वेश्चन आयर वाला सेशन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला, उसमें मैंने 2014 के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, 13 के भी कराए हुए हैं, तो अलग अलग कराया है। ठीक, तो आप वहां से देख सकते हो। साथ ही चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर करना। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कल का जो हमने क्वेश्चन सीरीज किया था, लेक्चर जो लिया था, जिसमें हम लोगों ने इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च पढ़ा था, तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर सही आए हुए थे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मुझे एक्सपेक्टेड था कि उनके आंसर सही आने चाहिए, बट शायद उन्होंने कंसेप्ट को देखा नहीं, या लिखने में क्या प्रॉब्लम हुई पता नहीं। मैं नाम यहाँ पे अनाउंस कर दे रही हूँ कि किन के आंसर सही थे। तो शीबा का आंसर सही था, और वेदांत एकेडमी का भी आंसर सही था, सैमा अली ने भी सही आंसर किया था, अनुराग सिंह, शिवानी नायक, स्नेहा ने सही किया था, मोनिका ने भी सही किया था, रजिया ने भी सही किया हुआ था। और रामेश्वर बरदे जी ने एक सवाल किया था कि उनका भी आंसर वैसे सही था। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि केवीएस की जो बुक है क्या उससे हम पेपर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल केवीएस की बुक अच्छी है। मैंने आपको बताया भी था कि केवीएस जो है की बुक, ये मदन वाली जो बुक है, ये पियर्सन के एडिशन के अंदर में आती है, तो वो बुक अच्छी है। अगर आप सभी लोग पेपर 1 की ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब बुक अगर आपको चाहिए पेपर 1 की, तो अरिहंत की भी बुक अच्छी है, केवीएस मदन की भी बुक अच्छी है, केवीएस वाली बुक है ना, केवीएस मदन, ये पियर्सन एडिशन की है। एक ही बात है, पियर्सन एडिशन की है ये। और तीसरे नंबर पे है ट्रू मैन की बुक। आप ये तीनों ही बुक अलग अलग, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ड्रॉप कर रही हूँ, आप लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करिए और इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर आपकी लोकल स्टोर पे मिल जाती है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो ऑनलाइन मंगा लो, ऑनलाइन कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये तीनों ही बुक अच्छी है। ये रामेश्वर बर्दे जी का सवाल था। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो हैशटैग आस्क शेफाली करके आप सवाल करेंगे तो मैं आपका सवाल जरूर से लूंगी। तो कल का मैंने आपको रिजल्ट बता दिया कि सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आंसर किया था, सही किया था। कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके आंसर गलत किए थे, उन्होंने कमेंट किया था, तो उनका नाम
मुझे सिद्धि नेमा से काफी उम्मीद थी कि उनका आंसर सही होगा, बट शायद सिद्धि नेमा ने अलग गलत ही लिखा या समझा और गलत से उसको रिप्रेजेंट किया, समझ में नहीं आया मुझे। बहरहाल क्योंकि कुछ जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो उनसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर अनुसंधान का विभाजन पढ़ लिया है, आउटकम एंड एप्लीकेशन के बेसिस पे भी पढ़ लिया है, लॉजिक के बेसिस पे कल पढ़ा था, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे प्रोसेस एंड मेथड के बेसिस पे। तो इसमें दो है, क्वांटिटेटिव है एंड क्वालिटेटिव है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक, जिनको आप न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिकली आप देख सकते हो वो हो जाएगा क्वांटिटी में, एंड क्वालिटेटिव में आपकी एक अलग ही बात हो जाएगी, एक्सपीरियंसेस की बात, आइडियोलॉजीज की बात और थ्योरीज की बात आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात यह है कि हर साल जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से, पेपर वन में कितने यूनिट्स हैं? पेपर वन में 10 यूनिट्स हैं। हर यूनिट से औसतन 5 क्वेश्चन आने चाहिए, तब उस हिसाब से 10 यूनिट में से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से और रिसर्च एप्टीट्यूड से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर भी टीचिंग एप्टीट्यूड से 8 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे थे और 3 क्वेश्चंस इनडायरेक्टली थे, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड थे 3 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया था। रिसर्च एप्टीट्यूड से भी लगभग 5 क्वेश्चन तो मिनिमम है, कभी कई बार 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन और कई बार इससे ज्यादा भी आ जाते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड से जब भी क्वेश्चन आता है और उसमें टाइप्स से क्वेश्चन अगर पूछता है और क्लासिफिकेशन से पूछता है तो उसमें 2-3 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फिक्स्ड हैं। एक तो आपके एक्स पोस्ट फैक्टो से क्वेश्चन पूछ लेता है, दूसरा डिडक्टिव इंडक्टिव से पूछ लेता है और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव से भी पूछता है। बाकी तो ऑप्शंस में आपको मिलते हैं, लेकिन जो आंसर क्वेश्चन के सही लगते हैं वो यही 2-3 होते हैं ज्यादातर। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना चाहिए डिटेल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है ये जानेंगे। क्वांटिटेटिव माने कि, एक मिनट, ठीक है। तो पहले तो समझेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान। ये अनुसंधान डिडक्टिव रिसर्च, जिन्होंने कल के क्लास ली होगी उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो अनुसंधान है वो काफी हद तक सिमिलर है डिडक्टिव रिसर्च से। अब हमने डिडक्टिव रिसर्च में क्या पढ़ा था कि जब भी हम कोई थ्योरी देखते हैं, पहले तो हम थ्योरी देखते हैं, जनरल थ्योरी से फिर हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिफाइजेशन की तरफ, मतलब स्पेसिफिक बातें करते हैं। पहले हमने कोई थ्योरी देखी, फिर थ्योरी देख करके हमने कोई स्पेसिफिक बात बोली, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले थ्योरी पढ़ी, फिर पढ़ने के बाद हेंस हमने बोला कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। ये हमेशा इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इसीलिए इसको लीनियर रिसर्च भी बोला जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च को लीनियर रिसर्च बोला जाता है बिकॉज ये लीनियर पाथ फॉलो करता है, मतलब सीधा पाथ फॉलो करता है। कोई सीधी थ्योरी हमने देख ली और सीधी थ्योरी देखने के बाद में हमने एक स्टेटमेंट दे दिया या हमने एक स्पेसिफिक बात बोल दी, ठीक है। हमने एक थ्योरी निकाली कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ मॉर्टल, मतलब कि हर एक मानव जो है वो नश्वर है, मृत्यु होगी, इसीलिए ए पर्सन की मृत्यु हुई। तो ये जो हमने बोला कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ मॉर्टल, ये एक थ्योरी हो गई। और ए पर्सन की डेथ हुई या बी पर्सन की डेथ हुई या सी पर्सन की डेथ हुई, हमने यहाँ पे विशिष्टीकरण की बात बोल दी, स्पेसिफिक बात बोल दी, किसी एक पर्सन को स्पेसिफाई कर दिया। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे परिकल्पना बनाते हैं क्वांटिटेटिव, क्योंकि आपने देखा होगा कल वाला भी हमने पढ़ा था जब डिडक्टिव पढ़ रहे थे कि हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर हम ये बताते हैं कि जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। और हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन थ्योरी करते हैं, मतलब जो भी थ्योरी ऑलरेडी है, या लिटरेचर रिव्यू करते हैं, या लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे या थ्योरी के बेसिस पे हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं। हम अपने मन से नहीं बनाते हैं, जो ऑलरेडी गिवन है हम उसके बेसिस पे परिकल्पना करते हैं। तो इसमें 4 स्टेप है। पहला हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना बनाना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। मैं हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों को मिक्स ज्वाइंट करके आपको समझाऊंगी ताकि आप समझ सको, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट अगर आप हिंदी में समझते हो, क्योंकि हिंदी आपकी मदर टंग है, तो आप कन्वीनियंट तरीके से उस चीज को समझ पाते हो। अच्छा, एक दो स्टूडेंट्स हैं मुझे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैम आप उर्दू में पढ़ाइए। मतलब उर्दू में पढ़ाने का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतना मैं हिंदी यूज कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि अलग से उर्दू की जरूरत होनी चाहिए। कई कई बार तो ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जानबूझ के मतलब
बस परेशान करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि मैम उर्दू में पढ़ाइए। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? क्योंकि अगर मैं उर्दू और फिर संस्कृत और एक एक भाषा में वीडियो बनाने लगूंगी तो फिर अंतहीन वीडियोस बनेंगी और फिर कभी ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। दो लैंग्वेजेस को लेके चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी। और मुझे लगता है कि 99% लोगों को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही समझ में आता है। बाकी ऐसा मैं कोई फारसी या कोई फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ कि आपको समझ में ना आए। अगर कोई आपकी पर्सनल या इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें पहले हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर डेटा को एनालिसिस करते हैं, सॉरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया बेस्ड ऑन द थियोरी, ग्रेविटेशनल फोर्स की थियोरी पर, कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या बोलता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो थ्योरी है वो कहती है कि जो भी हम चीज ऊपर फेंकेंगे, अगर ग्रेविटेशनल की मैं बात करूं, कि जो भी चीजें हम ऊपर फेंकेंगे वो नीचे की तरफ आएगी, जो भी चीज हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो नीचे की तरफ आएगी। ये एक थ्योरी है प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी। अब इसके बेसिस पे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस थ्योरी के बारे में क्या कभी और किसी ने पास में रिसर्च किया हुआ है, रिसर्च कर लेंगे। या हम पेन को फेंकेंगे ऊपर और चेक करेंगे कि क्या पेन नीचे आता है, क्या पेंसिल नीचे आता है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे, आप देखोगे कि स्पेस में अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो फिर वो नीचे आती है कि नहीं आती है। फिर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे, फिर पता चलेगा। आप कहिए कि डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, फिर आप डेटा को एनालाइज करोगे। एनालाइज करने का मतलब ये कि आप विश्लेषण कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। तो इस दौरान जब आप ये चीज देखोगे कि भाई स्पेस में अगर हम जाते हैं तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, मतलब अर्थ पे ही गुरुत्वाकर्षण होता है। अब अर्थ पे गुरुत्वाकर्षण का क्या कारण है आप वो देखोगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बाकी सारी चीजें आप डिटेल में डीप में जाकर के स्टडी करोगे। यहाँ पे आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो कि क्यों अर्थ पे ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्यों स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्यों ग्रेविटेशनल की जो फोर्स की थ्योरी है वो सिर्फ अर्थ पे अप्लीकेबल है और स्पेस में नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो। अब आप एनालाइज करने के बाद में आपने जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया था कि भाई कोई भी चीज हम जो ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी, ये हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया। हाइपोथेसिस हमेशा एक स्टेटमेंट में होता है कि व्हेनेवर कोई भी चीज हम ऊपर फेंकेंगे दैट विल फॉल एंड डाउन, वो नीचे आएगी। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। बेस्ड ऑन रिसर्च जो भी चीजें हमने यहाँ पे की, हम लोग बोल सकते हैं कि बिल्कुल इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर लगता है कि हाइपोथेसिस गलत है तो हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, डिपेंडिंग की थ्योरी क्या बोलती है, डिपेंडिंग कि हमारा डेटा और एनालिसिस क्या निकल के आता है। ये बिल्कुल डिडक्टिव रिसर्च से इक्विवेलेंट है। तो आप क्वांटिटेटिव बोल लें या डिडक्टिव बोल लें, एक ही बात है। डन। अब आगे देखो इसमें क्या है कि जो क्वांटिटेटिव यानी कि जो मात्रात्मक अनुसंधान होता है, ये ज्यादातर एसोसिएटेड होता है पॉजिटिविस्ट से या पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम से। अब ये क्या है, ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म है, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट। अब इसमें क्या चीज है कि जो चीज पे आप यकीन कर सकते हैं एंड जिस चीज पे आप यकीन नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल नोन टू अननोन वाली बात हो गई। पॉजिटिविस्ट का मतलब होता है जिस चीज पे आप यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस चीज को आप देख सकते हैं, मतलब जिस चीज को आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, नेचुरल फेमिना को साइंटिफिकली जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। पॉजिटिविस्ट का मतलब जैसे कि आप समझिए कि दिन और रात हो रही है, क्या ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है? अगर है तो ये पॉजिटिविस्ट में आ जाएगा, अगर नहीं तो ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आई? जिस चीज को आप साइंटिफिकली, नेचुरल फेनोमेनन को, जो भी चीजें प्राकृतिक रूप से घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं, वो हर चीज जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो सकती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिविस्ट। डन। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिविस्ट से या पोस्ट पॉजिटिविस्ट से एसोसिएटेड होती है। अच्छा, क्या है? इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। क्योंकि मात्रा की बात हो रही है तो हमेशा जो भी डेटा को हम कलेक्ट करेंगे उनको हम हमेशा कन्वर्ट कर पाएंगे न्यूमेरिकल फॉर्म के, न्यूमेरिकल फॉर्म में या किसी स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ पे हम डेटा को हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टडी किया कि हमारी कंट्री में लिटरेसी कितनी है, तो ये क्या है, आप लिटरेसी रेट निकाल रहे हो, तो लिटरेसी रेट को आप हमेशा न्यूमेरिक्स में बोल सकते हो कि 60% है, 70% है या 65% है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में चीजों को एनालिसिस कर रहे हो या डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो। अब आपने स्टेट वाइज जितने भी स्टेट है, 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को मिला लिया आपने। अब बोला कि भाई जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, अब हर स्टेट का आपने सर्वे किया, स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला, कैलकुलेशन किया और फिर एक कंक्लूजन निकाला। इसीलिए मात्रा की बात यहाँ पे क्या हुई, जिसको आप
जिसको आप नंबर्स में या स्टैटिस्टिक्स में या न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, मात्रा निकाल सकते हैं। जैसे दूध कितनी मात्रा में आएगी, दूध लीटर्स में होता है, तो आप बता सकते हो 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। बस समझ में आया क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब समझो क्वालिटेटिव अप्रोच, इसका मतलब हुआ गुणात्मक, गुणात्मक अनुसंधान। ये जो अनुसंधान है, दिस इज बेसिकली एन अप्रोच, एंड ये एक अप्रोच है, ठीक, एंड नॉट जस्ट अ मेथड टू कंडक्ट अ रिसर्च। ये एक तरीका है, ये अप्रोच है, किसी रिसर्च को करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, एक तरीका बोल सकते हो या एक अप्रोच बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है, ये इंडक्टिव इन नेचर होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो नेचर वाइज अगर इसकी प्रकृति देखें तो इंडक्टिव होता है। अब इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में हम किसी स्पेसिफिक बात से जनरलाइजेशन की बात की तरफ बढ़ते हैं। ए की डेथ हुई, बी की डेथ हुई, सी की डेथ हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है, जो भी जीव है उसकी डेथ होती है। और स्पाइरल इन नेचर, स्पाइरल का मतलब क्या, स्पाइरल का मतलब पेंचदार चीज। अब पेंचदार चीज का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है, अच्छा आपके सामने अगर कोई स्क्रू हो या कोई डिब्बा हो, मान लो कि आपके पास में कोई एक बॉटल हो और बॉटल के ऊपर का कैप हो, तो उस कैप को जब आप बंद करते हो तो उसमें चूड़ी होती है ना, मतलब उसमें राउंड राउंड सर्कल होता है। तो हमेशा आपको उसको गोल गोल ट्विस्ट करना पड़ता है, गोल गोल घुमाना पड़ता है, तब वो जाकर के पूरा जो ढक्कन है वो बंद हो पाता है, उसको बोलते हैं स्पाइरल। अब उसको इससे क्यों जोड़ा गया हुआ है, उसको इसलिए जोड़ा गया हुआ है क्योंकि अगर वो ढक्कन आप सिर्फ ऊपर रख दोगे तो फिर वो कंप्लीटली बंद नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टिव अप्रोच का जो पूरा प्रोसेस है वो बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, राइट। बॉटम से टॉप की तरफ जाने की वजह से इसको स्पाइरल इन नेचर बोलते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी ढक्कन रखोगे ऊपर किसी चीज के, फिर धीरे 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 जब क्लोज करोगे तब वो बॉटम में जाएगा, नीचे की तरफ एकदम, है ना। तो वो प्रोसेस है, इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट है। और इसमें जो रिसर्चर होता है क्या करता है, रिसर्चर स्टार्ट्स विद अ टेंटेटिव आइडिया। इसमें कोई भी जो रिसर्चर होता है वो किसी टेंटेटिव आइडिया से अपना रिसर्च को स्टार्ट करता है, कोई क्वेश्चन देखता है और फिर धीरे 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 उसके बारे में स्पेसिफिक और इंफॉर्मेशन उसको मिलती चली जाती है, उसका प्रोग्रेस होता चला जाता है। 1 मिनट। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो रिसर्चर स्टार्ट करता है टेंटेटिव आइडिया से। टेंटेटिव आइडिया का मतलब क्या, कि उसके माइंड में रैंडमली कोई आइडिया आया या कोई क्वेश्चन आया, फिर उसने उसके ऊपर में क्या किया और डिटेल वे में स्टडी करना शुरू किया या रिसर्च करना शुरू किया, एंड दीज क्वेश्चंस बिकम मोर स्पेसिफिक। ये क्वेश्चंस और ज्यादा स्पेसिफिक होते चले गए जैसे कि ही प्रोग्रेस आगे आगे होती चली गई। अब बिल्कुल ये बॉटल वाला कंसेप्ट यहाँ पे आप लीजिए कि मान लो कि अगर कोई बॉटल है और ये इसमें चूड़ियां लगी हुई हैं, ठीक है, और ये इसका कैप है। फिगर पे मत जाना, जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ उसको समझना। ये कैप है, ठीक है, ये कैप है। अब क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इंडक्टिव अप्रोच को बोल रहा है, और इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, बॉटम अप को फॉलो करता है, मतलब कि आप हमेशा बॉटम से नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, है ना। बॉटम टू टॉप की बात करता है या बॉटम टू अप की बात करता है। अब ये कैप है, इस कैप को अगर आप यहाँ पे प्लेस करोगे, इस जगह पे प्लेस करोगे, तो क्या होगा, ये कैप अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये कैप अंदर जाता जाएगा, आप घुमाते जाओगे, फिर ये अंदर और अंदर और अंदर फिर टाइट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, जैसे जैसे ये अंदर आप इसको घुमा रहे हो, जैसे जैसे आप इसको डीप में जा रहे हो, इसका टाइट होना और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। बिल्कुल क्वालिटेटिव अप्रोच भी ऐसे ही होता है। इसमें कोई भी आपके माइंड में आइडिया आया या कोई भी क्वेश्चन आया, और जैसे जैसे आप उसमें रिसर्च करते जाते हो, डीप में जाते हो, डीप में जाते हो, डीप में जाते हो, तो आपकी प्रोग्रेस होती जाती है, मतलब उस रिसर्च के बारे में और डीप एनालिसिस आप करते चले जाते हो। अभी हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं।
पैटर्न में इमर्ज इन रिसर्च, इस तरीके का जो पैटर्न है वो रिसर्च में इस तरीके का पैटर्न रिसर्च में इमर्ज होता है। जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है हमेशा ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। कोई पर्सन होता है, क्योंकि इंडक्टिव में भी हमने पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं आसपास क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में थ्योरी के बारे में बोलते हैं कि हाँ ये थ्योरी है। हमने देखा कि हमारे आसपास कितने लोगों की डेथ हुई, डेथ देखने के बाद में जब हमने एक थ्योरी बोला कि हाँ भाई ये थ्योरी है और इतने लोगों की डेथ हुई, इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल एंड इनविजिबल एंड विद अ थ्योरेटिकल पोजीशन और स्टैंड। बस वही एक बात है जो मैंने आपको बताया, ये इंडक्टिव इन नेचर है और इसमें जो रिसर्च मूव होता है ये स्पेसिफिक टू थ्योरी की तरफ मूव होता है, स्पेसिफिक बात से, किसी विशिष्ट बात से जब आप थ्योरी की तरफ मूव होते हो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई क्योंकि काफी एकदम एक ही जैसा टॉपिक है, मतलब आप जहां पे भी क्वालिटेटिव वाला बात रहेगा, जहां पे भी क्वालिटेटिव वाली बात रहेगी वहां पे आपकी इंडक्टिव की बात हो जाएगी, और जहां क्वांटिटेटिव की बात होगी वहां पे आपकी डिडक्टिव की बात हो जाएगी। तो ये चीजें कुछ समझने वाली चीजें हैं। अब इसमें क्या है, इस अप्रोच की अगर थोड़ी सी और बात करें, ठीक है, अगर इस अप्रोच की थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ पे क्या है कि द इंटेंडेड रिसर्च एरिया इज नॉट वेल स्टडीड और अंडरस्टूड। मतलब जो रिसर्चर होता है जिस भी क्षेत्र में रिसर्च करने के बारे में सोचता है वो पहले से ही उसके संज्ञान में वो बात नहीं होती है, वेल अंडरस्टूड नहीं होता है। जैसे अगर आपको पहले से ही पता हो कि हर एक ह्यूमन बीइंग मॉर्टल है, नश्वर है, तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि आपको नहीं पता है इसलिए आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, एक उदाहरण की बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि सब्जेक्ट नीड्स टू बी स्टडीड इन डेप्थ। जो इस तरीके के विषय होते हैं उनमें हमेशा डीप में स्टडी की जाती है, क्योंकि आपने एक इंस्टेंस देखा, एक एग्जाम्पल देखा, दो एग्जाम्पल देखा, तो एक दो एग्जाम्पल के बेसिस पे आप थ्योरी नहीं प्रोपाउंड कर सकते हो, आपको उसमें डीप में स्टडी करना पड़ेगा, आपको कुछ इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे, कुछ आपको एथनोग्राफी का रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको कुछ फेनोमेनोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, कुछ आपको नैरेटिव रिसर्च भी करने पड़ सकते हैं, केस स्टडी भी करनी पड़ सकती है, कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करोगे, फोकस ग्रुप में करोगे। अब ये सब क्या है हम अभी आगे समझेंगे। एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है, मतलब एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत होती है। कंप्लीट जब भी आप कोई थ्योरी को लाते हो, एक स्टेटमेंट बोलते हो या कोई एक डेफिनेशन देते हो या कोई भी आप एक बात बोलते हो, तो वो बात बोलने के पीछे आपकी बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे रिसर्चेस उसमें शामिल होते हैं। ठीक, आगे क्या है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पीपल नीड टू बी स्टडीड। अब ऐसी स्थिति में आपको लोगों के बिहेवियर पैटर्न को भी स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। जब भी क्वालिटेटिव गुणात्मक रिसर्च जब आप करते हो तो आप लोगों के बिहेवियरल एस्पेक्ट के बारे में भी सोचते हो। जैसे कि मान लो कि अगर क्वांटिटेटिव की बात करें, ठीक है, पहले तो क्वालिटेटिव ही समझो, क्वालिटेटिव ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मान लो कि जो लोग शहीद होते हैं बॉर्डर्स पे, अब जो शहीद हो गए तो उनकी वाइफ है या उनकी मदर है, तो उनकी वाइफ और उनकी मदर के मन पे क्या एक स्थिति का प्रभाव है या क्या एक्सपीरियंस वो कर रही हैं, आपको इसके बारे में अगर रिसर्च करना है तो आप उनके बिहेवियर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करोगे। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, वेल अंडरस्टूड नहीं हो या वेल स्टडीड नहीं है, अब आपको इसमें इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिस्ट निकालोगे कि किन किन कौन कौन शहीद हुए हैं, उनके घरों पे जाओगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, देखोगे, कुछ तो आप ऑब्जर्व करोगे, फिर कुछ आप क्या करोगे उसमें डीप स्टडी करोगे, पूछोगे, जानोगे, उनकी माताओं से या उनकी बहनों से पूछोगे, उनकी वाइफ से पूछोगे। तो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है जो लोगों को आप समझने की कोशिश करोगे। फिर क्या है इसमें आगे कि मेजरमेंट टेक्निक लाइक क्वेश्चन आयर्स आर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल। अब इस तरीके की चीजों में आप क्वेश्चन आयर वाला प्रोसेस नहीं अपना सकते हो। अगर आप सोचो कि आपने कोई क्वेश्चन आयर बना लिया, 5-6 क्वेश्चंस लिख दिए और क्लोज एंडेड अगर आपने उसमें क्वेश्चंस डाल दिए और फिर उसके बाद में आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो, तो वो आपको गुणात्मक अनुसंधान वो चीज नहीं आ पाएगी। मतलब जो चीज में आपको ओपन एंड होके बोल सकती हूँ, क्लोज एंड का मतलब आपने 4 ऑप्शन देकर के मुझे क्लोज कर दिया, आपने 4 ऑप्शंस दे करके मुझे क्लोज कर दिया। ओपन एंड का मतलब ये कि मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, जो मेरे मन में है, जो मेरी इच्छा है, यहाँ पे आप मेरे मन की बात भी समझ पाओगे। तो जब एक भी गुणात्मक अनुसंधान होता है तो हमेशा ओपन एंडेड होता है और ये सुटेबल माना भी नहीं जाता क्वेश्चन आयर की जो टेक्निक है। तो रिसर्चर इज मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस हाउ इट वर्क्स। जो रिसर्चर होता है, जो शोध करता है, शोधकर्ता हमेशा प्रोसेस में इंटरेस्टेड होता है कि ये कैसे काम कर रहा है, आउटकम पे नहीं। मतलब मैं क्या सोचती हूँ, क्या नहीं सोचती हूँ, आपका ये उद्देश्य नहीं है जानना, आपका बस ये उद्देश्य है जानना
कि भाई जो मैं सोच रही हूं वो क्या है, मेरे मन में क्या चल रहा है। आप बिना जजमेंटल हुए उसको सुनना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, और वो सही है वो गलत है इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जब भी हम लोग गुणात्मक अनुसंधान करते हैं तो कई बार हम इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यू का मतलब कि मान लो कोई स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप है, हमने उनको बुलाया और उनसे हमने किसी टॉपिक के बारे में डीप में कोई स्टडी किया। अब डीप में स्टडी क्या का मतलब क्या कि ऑब्वियसली जब स्मॉल ग्रुप है तो उसमें हम 4 5 6 लोग रखेंगे। तो ये 4 5 6 लोग क्योंकि नंबर में बहुत कम है तो डिटेल में बता पाएंगे अपने बारे में जो भी सोचते हैं या जो भी थॉट चल रहा है उनकी विचार। एक एक व्यक्ति से मैं डीप में समझ पाऊंगी कि क्या उनका सोच है, क्या विचार है। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बना रहेगा और आप अपने को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाओगे, ओपनली कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ 4 5 लोग बैठे हैं, ज्यादा लोग नहीं है, तो आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करोगे। तो इन डेप्थ इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि हमेशा स्मॉल ग्रुप में किया जाता है। फोकस ग्रुप में क्या होता है? अच्छा, इन डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है कि एक चीज और होती है इन डेप्थ इंटरव्यू में कि हमेशा ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है और फेस टू फेस होता है। फेस टू फेस इंटरव्यू मतलब कि मैंने अगर आपको बिठा लिया सामने, है ना, सामने मैंने आपको बिठाया और फिर उसके बाद में 1 to 1 करके मैंने पूछा, है ना, क्या आप बताओ अपने बारे में, क्या सोचते हो, क्या करते हो, जैसे जॉब में होता है। या जैसे आप समझो कि अगर बस वही शहीदों वाला अगर मैं उदाहरण दूं तो मैंने माता मतलब कोई शहीद हुआ है उसकी माँ से जाकर के मैं मिली, बैठी, बातचीत किया, इन डेप्थ इंटरव्यू किया, 1 to 1 इंटरेक्शन हुआ कंप्लीटली, ठीक। फोकस ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि फोकस ग्रुप में सपोज करो कि मैंने 2 ग्रुप बना दिया, ए ग्रुप बना दिया, बी ग्रुप बना दिया, सी ग्रुप बना दिया। अब बोला कि ए ग्रुप का इंटरव्यू मंडे को होगा, बी ग्रुप का इंटरव्यू ट्यूसडे को होगा, ठीक है, सी का होगा वेंसडे को होगा, ठीक है। अब ए में क्या है कि मैंने बोल दिया कि 3 लोग रहेंगे, 1 2 3 लोग रहेंगे। अब मैं इन तीनों से क्या करूंगी, फोकस्ड वे में इंटरव्यू लूंगी, फोकस्ड वे में चीजों को समझूंगी, एक एक टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगी, डीप में डिस्कशन करूंगी। इन डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है, फेस टू फेस होता है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ठीक है। इन डेप्थ में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर, एक मिनट, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है और हमेशा फेस टू फेस होगा, फेस टू फेस। आप मेरे सामने बैठोगे, मैं आपके सामने बैठूंगी तब, क्योंकि इंटरव्यू का ही मतलब ये हो गया। फोकस ग्रुप का मतलब क्या कि फोकस ग्रुप में मतलब स्मॉल नंबर्स ऑफ मैंने कैंडिडेट्स को बुला लिया, बहुत छोटे होते हैं साइज में, हमेशा इनका सैंपल साइज छोटा होता है, जिनसे विधि पूर्वक डेलिबरेटली इनसे मैं सवाल करूंगी और आप अपनी बात को ओपन तरीके से क्लियरली बोल पाओगे। नैरेटिव रिसर्च का मतलब क्या, नैरेटिव रिसर्च का मतलब कथा अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान भी आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि मैंने कोई लिटरेचर का रिव्यू लिया, मतलब कि जो भी ऑलरेडी बुक्स पहले से अवेलेबल हैं मैंने उनको सिस्टमैटिक वे में रिव्यू किया, और ये लेस फोकस्ड होता है, लेस फोकस होता है सिस्टमैटिक रिव्यू के अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए तो। इसमें डायरेक्टली बहुत एक क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन इसमें किया जाता है, जो रिसर्चर होता है लिटरेचर को देखता है और करता है, क्रिटिकली इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट की कोई एक किताब है या मार्केटिंग की कोई एक किताब है या एजुकेशन की कोई एक किताब है, पुरानी किताब है, किसी पुराने राइटर की किताब है, मैंने उस किताब को पढ़ा, रीड किया और रीड करने के बाद में मैंने उसमें क्रिटिकली, आलोचनात्मक दृष्टि से क्रिटिकली मैंने उस पर इंटरप्रिटेशन किया, है ना। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्यान करना। मैंने उसको पढ़ा और उसको उसका मैंने क्रिटिकली इंटरप्रिटेशन किया, तो वो क्या हो गया, नैरेटिव रिसर्च हो गया। नैरेटिव रिसर्च का मतलब क्या कि वर्णनात्मक या कथा अनुसंधान, कथा अनुसंधान, ठीक है। अब फेनोमेनोलॉजी का मतलब क्या हो गया, फेनोमेनोलॉजी का मतलब हुआ कोई घटना, कोई फेनोमेना, नेचुरल हैपनिंग जो आपके आसपास हो रही है। तो ये भी बिल्कुल क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, क्योंकि हम लोग उसी के अंदर में पढ़ रहे हैं। इसमें जो रिसर्चर क्या करता है, अटेम्प्ट करता है कि जो नेचुरल चीजें आसपास हो रही हैं उसको एक्सपीरियंस करे, उसको फील करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया कि मान लो कि कोई अगर 10 प्रिजनर्स हैं, या मान लो कि अगर कोई हम ये कहें कि कोई बॉर्डर पे कोई शहीद हो गया, शहीद हो जाने के बाद जो उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ से जाकर के पूछना कि भाई आप क्या फील करते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या थॉट है, आप डिस्क्राइब करो, आप बताओ। नेचुरली हम उनके फेनामेना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक उनका मन में जो नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल फीलिंग है या कुछ भी। तो फेनामेनोलॉजी का मतलब क्या होता है, घटना, किसी घटना के बारे में जब आप रिसर्च करते हो। बात समझ में आई? एथनोग्राफी का मतलब क्या हुआ, एथनोग्राफी को नृवंश विज्ञान भी बोलते हैं या मानव भूगोल भी बोलते हैं। एथनोग्राफी को मानव
भूगोल भी बोलते हैं, या इसको नृवंश विज्ञान, नृवंश विज्ञान। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें रिसर्चर क्या कोशिश करता है, स्टडी करता है, क्या करता है स्टडी, कल्चर। आप जो भी कल्चर से बिलोंग करते हो, आपके वैल्यूज, आपके प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, रीति रिवाज, जो भाषा बोलते हो, जो पढ़ते हो, है ना। एक ग्रुप बना लिया मैंने, जैसे मैं साउथ में चली गई, कर्नाटका में चली गई, और वहां पे मैंने एक ग्रुप बनाया, सेलेक्ट किया कुछ लोगों को, कम्युनिटी को उठा लिया, किसी ग्रुप को उठा लिया, और देखा कि भाई वो जो वहां के लोग हैं क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, क्या एटीट्यूड है, क्या वैल्यू है, क्या नॉर्म्स है, क्या भाषा बोलते हैं, क्या सोच विचार है, मतलब मानव भूगोल, मानव एज अ पर्सन, उनका क्या सोच विचार, खाना पीना, उठना बैठना, लाइफ स्टाइल, लिविंग बींग्स, क्या चीजें हैं, बेसिकली कल्चर को उनको डिस्क्राइब करना है। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है, जब आपकी किसी कल्चर को डिस्क्राइब करते हो, है ना, डिस्क्राइबिंग अ कल्चर। अब कल्चर में सारी चीजें आ जाती हैं, कल्चर में आपके नॉर्म्स आ जाते हैं, प्रैक्टिसेस आ जाती है, मतलब प्रैक्टिसेस का मतलब रीति रिवाज, वो प्रैक्टिस अनुभव करने वाला प्रैक्टिस नहीं, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के बाद आपके आ जाते हैं लैंग्वेज, फिर आपका रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स, क्या आप रूल्स फॉलो करते हो, कौन से रेगुलेशंस को आप फॉलो करते हो। फिर उसके बाद में बहुत सारी और भी चीज आ जाती है, जैसे कि आपका एटीट्यूड क्या है ना, आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हो, आपके एटीट्यूड भी आ जाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, सोच विचार, बाकी सारी चीजें एथनोग्राफी के अंदर में आ जाएंगी, मतलब बेसिकली स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स कह सकते हो। केस स्टडी रिसर्च की अगर बात करें तो केस स्टडी ये काफी फोकस्ड होता है, डिटेल्ड वे में स्टडी करते हैं जब हम केसेस के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि कोई भी करिकुलम है, कोई नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, यूजीसी में लाया गया, है ना, तो वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से उस सब्जेक्ट को ले रहे हैं, या क्या कैसा उनका मतलब क्या इम्पैक्ट है उस चीज का। तो ये एक केस है, केस के बारे में मैंने स्टडी करना, कोई भी केस के बारे में स्टडी करना उसको बोलते हैं क्या, केस स्टडी। फॉर एग्जांपल कोई वारदात हो गई, जैसे केस स्टडी अगर बोले तो जो लॉयर्स होते हैं वो किसी केस के बारे में स्टडी करते हैं, किसी का मर्डर हुआ, किसी की कोई आसपास आपके ऐसी घटना हुई, जब उस केस के बारे में जो आप स्टडी करते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया कि जैसे कि कोई एक क्लास में कोई एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहे हो, या क्लास में कुछ आप नया चेंज कर रहे हो, है ना, तो वो चेंजेस का क्या इफेक्ट है, क्या असर है उसके बारे में। तो ये तो कुछ चीजें थी। कंटेंट एनालिसिस भी लगभग वही होता है, जब आप कंटेंट के बारे में जो भी चीजें आप दे रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो, जब आप उसके बारे में एनालिसिस करते हो, एक ही चीज है कंटेंट एनालिसिस। या ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी कई बार होता है, कंटेंट जो एनालिसिस एनालिसिस होता है, आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से होता है, ठीक है। अब बात करें ग्राउंडेड थ्योरी की, तो ग्राउंडेड थ्योरी क्या है कि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें कोई थ्योरी को हमेशा जनरेट किया जाता है, रिसर्चर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है और थ्योरी को जनरेट की कोशिश करता है, और एक थ्योरी को डेवलप किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी के आधार पर। अब इसमें क्या होता है कि कौन से इसका एग्जाम्पल अगर हम समझें तो आपने देखा होगा कि स्कूल में कई बार रोल प्ले वगैरह करा लेते हैं, है ना, या कई बार ड्रामा वगैरह करा लिया, या आप डायरी मेथड का भी इस्तेमाल करके ये वाला ग्राउंडेड थ्योरी वाला अप्रोच आप ले सकते हो, है ना। ये हमेशा क्यों किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी, टू जनरेट एंड डेवलप अ थ्योरी, है ना। जो भी आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो या जो भी आपने रिसर्च से फाइंड आउट किया, उन सारे फाइंडिंग्स को उन सारी फाइंडिंग से आप क्या करते हो, कोई थ्योरी को कलेक्ट करना चाहते हो, और वो भी डेटा जो भी कलेक्ट किए वो हमेशा ग्राउंडेड होंगे, जमीनी स्तर पे होंगे। जमीनी स्तर पे मतलब क्या, आपने सपोज करो कोई रोल प्ले देखा, रोल प्ले मॉडल देखा, या आपने कोई स्कूल में ड्रामा कराया या नुक्कड़ नाटक टाइप का कुछ कराया, या सिमुलेशन कराया, ठीक है। सिमुलेशन भी मतलब लगभग ड्रामा ही जैसा कुछ होता है। या आपने डायरी में कुछ रिकॉर्ड वगैरह किया, डायरी रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, ग्राउंडेड थ्योरी के, है ना। आपने ये सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा, और इसके बेसिस पे कोई टॉपिक है, किसी टॉपिक पे आपने ये सारी चीजें कराई। मान लो कि दहेज उत्पीड़न पे ही आपने रोल प्ले देखा, सिमुलेशन देखा, मतलब कि सिमुलेशन का मतलब है क्या, कोई ड्रामा वगैरह चीज देखा, जो एग्जैक्टली जो सिचुएशन हो रही है वैसा ही हुबहू उतार देना, उसको बोलते हैं सिमुलेशन। इसको आप बोलते नकली भी कई बार बोलते हैं ना, एक वर्ड है हिंदी में नकली, नकली, ठीक है। सिमुलेशन का मतलब ये भी होता है ना, हुबहू जैसा आपने देखा उसकी नकल को उतार देना, है ना। फिर ड्रामा वगैरह, डायरी रिकॉर्ड्स वगैरह, इन सब चीजों के आधार पर किसी टॉपिक के बारे में जब आप देखते हो और उसमें कोई थ्योरी देते हो, डेवलप करते हो कोई एक नई थ्योरी, इसको बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। बात समझ में आई? आई होप क्या कोई समझ में आया होगा कि क्या कुछ है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और इसमें किन किन चीजों को करके आप
इस रिसर्च को और बेहतर बना सकते हो। कुछ इसका आप देख लो, डिस्टिंक्शन देख लो, दोनों में क्या अंतर है। अगर बात करें क्वालिटेटिव की, जो हमने अभी क्वालिटेटिव पढ़ा, ये क्वालिटी को बताता है और ये क्वांटिटी को बताता है। मतलब ये नंबर्स की बात करेगा, ये मात्रा की बात करेगा, ये गुण की बात करेगा, फीचर्स की बात करेगा, क्वालिटी की बात करेगा, आपकी सोच की, विचार की, आइडियाज की, एटीट्यूड की, बिहेवियर की बात करेगा। ये जब भी होगा फेनोमेनोलॉजी पे होगा, मतलब जो चीजें आसपास नेचुरल तरीके से हो रही हैं उन पे बात करेगा। ये पॉजिटिविज्म की तरफ बात करेगा, मतलब कि जिस चीज पे आप यकीन कर सकते हो, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो सकता है। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो ये ध्रुव किस तरीके से बदल रहे हैं, दिन रात क्यों हो रहा है, ये एक यकीन करने वाली बात है। और इस बात का सत्यापन, इस बात को आप प्रूफ कैसे कर सकते हो? आप इस बात को प्रूफ कर सकते हो, साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हो। अगर बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो उसका मेथड क्या है? एथनोग्राफी। आप किसी कल्चर को स्टडी करके या ऑब्जर्वेशन से क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हो। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो आप हमेशा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा या सहसंबंधी को रिलेशनल, ये हमने पढ़ चुका है। मतलब ये टॉपिक दोनों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर से पढ़ा है। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, को रिलेशनल क्या होता है ना। क्वालिटेटिव का गोल क्या होता है कि आपको समझना, आपको मतलब किसी टॉपिक को समझना, उसका अर्थ निकालना, मतलब निकालना। जैसे कि हमने समझा कि जो स्त्रियां विधवा हुई उनके मन पे क्या असर है, कि भाई उनके जो हस्बैंड है या उनका बेटा है वो शहीद हो रहा है बॉर्डर पे, तो उनके भाव को समझना, ये एक टॉपिक हो सकता है। ठीक। अब क्वांटिटी क्या होता है? प्रिडिक्शन करोगे आप हमेशा, इसमें आप कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, क्योंकि ये क्या होता है, आप जो ऑलरेडी थ्योरी बनी हुई है उसके बेसिस पे आपने कोई हाइपोथेसिस किया, और हाइपोथेसिस करने के बाद में आप उसको टेस्ट करोगे कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें छूट होती है, आप कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो। और इमर्जिंग होता है क्योंकि इमर्जिंग का मतलब ये विकासशील होता है। क्वालिटेटिव विकासशील होता है, इमर्जिंग होता है। क्वांटिटेटिव हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है और पहले से ही निर्धारित होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, पूर्व निर्धारित होता है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई थ्योरी बनी है तो वो पहले से ही बनी हुई है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है पहले से ही। ये हमेशा स्मॉल होगा, छोटा होगा। हम छोटे छोटे ग्रुप्स में, हम एक महिला से पूछेंगे, दूसरी महिला से पूछेंगे, तीसरी महिला से पूछेंगे, या ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, उसमें तीन तीन लोग रख दिया, है ना। मतलब इन डेप्थ इंटरव्यू कर लिया, फोकस ग्रुप इंटरव्यू कर लिया, वो बात। ठीक है। क्वांटिटेटिव क्या होगा कि हमेशा बड़े पैमाने पे होगा, लार्ज नंबर पे होगा, रैंडम होगा, बिल्कुल एकदम आपको पता ही नहीं होगा और ये रिसर्च हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है। मतलब जैसे कि मान लें फॉर एग्जांपल के तौर पे, क्वांटिटेटिव रिसर्च का अगर एग्जांपल समझे, हम ही रिसर्च करना चाहते हैं कि इंडिया में कितनी साक्षरता दर है, लिटरेसी क्या है। अब आपको पता ही नहीं है कि भाई आपसे इस तरीके का कुछ हम लोग कराने वाले हैं, या लार्ज पैमाने पर हम इस चीज का रिसर्च करने वाले हैं, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया में गरीबी किस हद तक है, इस पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये मात्रात्मक अनुसंधान के अंदर में आ जाएगा। हालांकि इस रिसर्च को करने के लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च भी करना पड़ेगा। अगर इसको बोलते हैं क्या, जहां पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड रिसर्च। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि ऐसे बहुत सारे अनुसंधान आपको करने पड़ेंगे जिसमें कि आपको नंबर्स की भी जरूरत पड़ेगी, और आप ये भी जानना, मतलब आप कारण भी जानना चाहते हो और फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी जानना चाहते हो, तो वो हो जाएगा मिक्स्ड रिसर्च। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्स्ड रिसर्च। बहुत सारे टीचर्स आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बता के छोड़ देंगे, मात्रात्मक और गुणात्मक बता के छोड़ देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में सवाल मिक्स्ड रिसर्च से भी आता है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मिक्स्ड रिसर्च क्या है, इसमें क्या चीज है, क्योंकि मिक्स तो कई सारी चीजों का मिक्सचर हो सकता है ना। लेकिन जब भी मिक्स रिसर्च की बात होगी, हमेशा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के मिक्सचर की बात होगी, इंडक्टिव और डिडक्टिव के मिक्सचर की बात होगी। डन। ओके। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, चलो अच्छा मिक्स रिसर्च का एग्जांपल आगे ही देखते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा हम लोग एक जो डिफरेंस पढ़ रहे हैं उसको देख लें। बात करें अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, गुणात्मक की अगर बात करें, तो हमेशा ये इंटरव्यू से होगा। जैसे मैंने बताया 1 to 1 फेस इंटरव्यू, या ऑब्जर्वेशन आपने करा लिया, डॉक्यूमेंट्स देख लिया, कोई आर्टिफैक्ट्स देख लिया। ठीक है। अगर बात करें मात्रात्मक की, तो इसमें आपको क्वेश्चंस देने पड़ेंगे, आपको कुछ स्केल देना पड़ेगा, पैमाना, रेटिंग, कुछ पैमाना देना पड़ेगा, नंबर्स कराने पड़ेंगे, टेस्ट देना पड़ेगा, कुछ इन्वेंटरीज करनी पड़ेगी जिसमें आप नंबर्स का यूज कर सको। ये नेचर क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव का, गुणात्मक का इंडक्टिव होता है। ठीक। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। इंडक्टिव और डिडक्टिव में कंफ्यूज मत होना। डिडक्टिव में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होते हैं। अगर बात करें
क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी में क्या होगा, डिडक्टिव हो जाएगा इसमें, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही आपको क्लियरली समझना होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन अगर होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना, यहां पे कंफ्यूज मत होना। डन। आगे क्या है, फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो उसकी फाइंडिंग जो होती है गुणात्मक की कॉम्प्रिहेंसिव होती है, मतलब डिटेल्ड वे में होगी, एकदम डीप में होगा, डिटेल्ड में होगा, समग्र होगा, हॉलिस्टिक मतलब समग्र, कंप्लीट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वर्णनात्मक होगा, मतलब आप उसको वर्णन कर सकोगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में होगा, डिटेल्ड वे में एकदम। अगर बात करें मात्रात्मक की तो बिल्कुल प्रिसाइज होगा, क्योंकि नंबर की बात हो रही है, कितने लोग पास हुए, 10 लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, 20 लोग फेल हुए, एकदम प्रिसाइज, न्यूमेरिकल, आप एकदम उसको मेजर कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल वे में है तो जो नंबर में होगा आप एकदम उसको प्रिसाइज और स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल वे में मेजर कर सकते हो। बात करें मिक्स रिसर्च की तो मैंने आपको बताया कि जहां पे क्वांटिटी, मात्रात्मक और क्वालिटी मिक्स हो जाएगी, वहां पे हो जाएगा मिक्स रिसर्च। अब जैसे कि अगर आप एक उदाहरण समझिए, इसको आप उदाहरण से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जिसमें आप सिर्फ नंबर्स निकाल के पूरा नहीं कर सकते, और कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जिसमें कि आप लोगों के मन की बात जान को भी वो रिसर्च पूरा नहीं हो सकता। कुछ रिसर्च, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको दोनों ही जानना पड़ता है। जैसे कि अगर बात करें पॉवर्टी की, गरीबी की बात करें, गरीबी इंडिया का सबसे बड़ा आज की डेट में प्रॉब्लम है, चैलेंज है, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पे इस चीज को जानने के लिए आपको दोनों ही चीजें करनी पड़ेगी, मतलब एक रिसर्चर को हाइपोथेसिस भी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब डिडक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा, कि आप पहले एक स्टेटमेंट ड्रॉ करोगे कि इंडिया में गरीबी है, आपने हाइपोथेसिस क्रिएट कर दी, परिकल्पना, हाइपोथेसिस का मतलब क्या, परिकल्पना, आपने जो सोचा, परिकल्पना आपने जो सोचा, अपनी सोच को एक स्टेटमेंट में परिवर्तित कर दिया कि इंडिया इज अ कंट्री जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है, इंडिया एक में गरीबी ज्यादा है या लिटरेसी ज्यादा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अन्यथा मत लीजिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जो मैं आपको कहना चाह रही हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है या कम है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। मान लीजिए कि ज्यादा ही हम लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव ही तरीके से लेके चल रहे हैं कि लिटरेसी रेट ज्यादा है, ये हमारा हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया, मैं शॉर्ट में यहाँ पे मैं लिख रही हूं। अब इस चीज का पता लगाने के लिए आपको दोनों ही रिसर्चर, मतलब दोनों ही तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोनों मेथड का। मतलब आप इसमें हाइपोथेसिस आपने बनाया, अब आप इसमें डेटा का जो भी कलेक्शन करोगे, फिर डेटा का जो भी एनालिसिस करोगे, फिर एनालिसिस करने के बाद में आप जो भी इसका इंटरप्रिटेशन लास्ट में या कंक्लूजन निकालोगे कि ये हाइपोथेसिस जो है, जो अपने परिकल्पना बनाई, जो स्टेटमेंट बनाया, ये एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए, मतलब इस बात में सत्यता है या सत्यता नहीं है, ये कंक्लूजन में आ जाएगा, एक्सेप्ट या रिजेक्शन, एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाली बात। अब यहां पे आप समझिए कि जब आप इस पर्टिकुलर विषय टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, उस समय आपको बहुत सारी और भी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जिसमें नंबर्स नहीं होंगे, मतलब नंबर्स तो होंगे, नंबर्स के अलावा और भी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों से जाकर के डायरेक्टली बात करोगे, उनसे पूछोगे कि आप ये जो पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या फेस कर रहे हैं, आप इसका निष्कर्ष जानने की कोशिश करोगे, किन कारणों की वजह से ये समस्या जो है वो निकल के आई, है ना। तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस निकल के आएंगे, पैटर्न देखोगे कि मिडिल एज, मतलब मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, हाई क्लास फैमिली, काफी सारे क्वेश्चंस करोगे। तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको मिक्स रिसर्च करने की जरूरत होती है। उसको बोल, उसमें आप इंडक्टिव, डिडक्टिव या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों का ही समग्र आप समावेश करते हो, तब वो जाकर के उस रिसर्च को बोलते हैं मिक्स्ड रिसर्च, ठीक है, या मिश्रित अनुसंधान उसको बोलते हैं हिंदी में जनरली। इसमें क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसर्च होते हैं जो क्वांटिटेटिव तरीके से करके आप कंप्लीट नहीं कर सकते, उसमें क्वालिटी की भी जरूरत होती है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, शायद आप इन बात से रिलेट कर सको, ये कुछ उदाहरण थे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ करेंगे क्वेश्चंस ताकि आपके कंसेप्ट हो जाएं और क्लियर। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, लास्ट जो हमने सेशन किया था उसमें काफी सारे बच्चों के आंसर सही थे, और देखेंगे कि आज के जो क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन करेंगे, तो आउट ऑफ 6 आपके कितने सही बने वो मुझे बताइएगा। मैं घोषणा जो है वो नेक्स्ट उसमें करूंगी, नेक्स्ट क्लास में करूंगी। यहाँ बताते चले कि जो हमने लास्ट वाला सेशन किया था उस क्वेश्चन में, मतलब उन जो 2 क्वेश्चन हमने किए थे उन दोनों में ही बी आंसर सही था, फर्स्ट का भी बी था और सेकंड का भी बी सही था। तो जिनके बी आंसर है वो बिल्कुल सही है,
आप अपना मिलान कर ले। यहाँ पे आपको आंसर बताना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चंस का आप आंसर करिए और मुझे बताइएगा कि आपके कितने आंसर बने और क्या आंसर रहा। इसका एनालिसिस नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि which research paradigm is based on the pragmatic view of reality। pragmatic view का मतलब व्यवहारिक दृष्टिकोण, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। तो pragmatic व्यू बोल लें या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, एक ही बात है, एक ही बात है। कौन सा शोध प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है? क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड या नन ऑफ द अबव। मतलब आप व्यवहारिक व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हो, आप व्यवहार को समझने की बात कर रहे हो। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कमेंट सेक्शन में। सेकेंड क्वेश्चन, विच रिसर्च पैराडाइम इज नॉट मच कंसर्न अबाउट जनरलाइजिंग इट्स फाइंडिंग। कौन सा जो शोध है, शोध प्रतिमान अपने निष्कर्षों को सामान्य बनाने में ज्यादा चिंतित नहीं है। मतलब अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने में ज्यादा चिंतित नहीं है। मतलब उसको कोई फर्क नहीं है कि आउटकम क्या है, उसको इस बात से फर्क है कि हाउ इट इज वर्किंग। जो अभी हमने पढ़ा, हाउ इट इज वर्किंग, उसको कितना नंबर आ रहा है, लोग क्या सोचते हैं या क्या चीजें हैं, उससे मतलब फाइंडिंग से कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस से मतलब है, हाउ इट वर्क से मतलब है, व्हाट इज आउटकम इससे मतलब नहीं है। हाउ इट वर्क से मतलब है, इसी से मतलब है। बाकी आउटकम से कोई मतलब नहीं है। मतलब फाइंडिंग्स क्या निकल के आ रही है इससे मतलब नहीं है। अभी जस्ट पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड या अबव। तो सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए या बी में से कुछ हो सकता है, ए या बी में से कुछ हो सकता है। आप बताएं इसका आंसर, ए या बी में से ही कुछ होगा। चलो अच्छा, इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ, क्वालिटेटिव होगा। जिसमें अभी हमने पढ़ा क्वालिटी वाली बात, जब हमने पढ़ी यहां पर, देखिए बिल्कुल हमने क्वालिटी वाली बात यहाँ पे पढ़ी ना। क्वालिटी वाली बात पे हमने पढ़ा कि जो रिसर्चर होता है वो ज्यादातर इंटरेस्टेड होता है प्रोसेस में, हाउ इट वर्क्स, कैसे चल रहा है। आउटकम से मतलब नहीं है, फाइंडिंग से मतलब नहीं है, जनरलाइजेशन से मतलब नहीं है, उसको मतलब है हाउ इट वर्क्स। और ये किसकी बात हो रही है? क्वालिटेटिव की बात हो रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी, बी हो जाएगा ये वाला, है ना। तो चलो इसका आंसर आप मत देना, बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक अनुसंधान को इन चारों में से बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है? द कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन बेस्ट बोल रहा है, ये ध्यान में रखना। हो सकता है एक से ज्यादा आपको ऑप्शन लगे कि ठीक है, सही है, बट आपको बेस्ट बताना है जो मोस्ट सुटेबल है ना। नेक्स्ट है एन अटेम्प्ट टू कंफर्म रिसर्चर्स हाइपोथेसिस। मतलब जो शोधकर्ता की जो परिकल्पना है, जो सोच रहा है, जो उसने सोचा है, रिसर्चर की हाइपोथेसिस है, उसको कंफर्म करने का मतलब उसके पुष्टिकरण का एक प्रयास होता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा तो कुछ भी हमने पढ़ा नहीं। रिसर्च दैट इज एक्सप्लोरेटरी, ऐसा अनुसंधान जो कि खोजपूर्ण है, तो भाई ये भी बिल्कुल गलत है। खोजपूर्ण अनुसंधान, ऐसा तो हमने कुछ, आप ऐसी चीज की खोज कर रहे हो जो अभी तक जिसके बारे में आपको लिटिल नॉलेज है या है ही नहीं, ऐसा तो हमने। क्यों एक्सप्लोरेटरी में क्या था कि आप ऐसा चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो जिसके बारे में आपको लिटिल नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है ना। ये सारे हम लोगों ने ऑलरेडी डीप में डिस्कशन किया है, आपने पढ़े होंगे, सेशन में लिए होंगे, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए देखो और डी देखो, इसमें से बेस्ट बताओ क्या है। डी वाला क्या है? रिसर्च दैट अटेम्प्ट टू जनरेट अ न्यू थियोरी। इसमें रिसर्चर क्या करता है? एक नई थियोरी को पाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रही हूँ, थोड़ा सा हिंट। आपने पढ़ा था ग्राउंडेड थियोरी, पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा। ग्राउंडेड थियोरी में क्या होता है? ग्राउंडेड थियोरी अभी मैंने आपको जस्ट बताया।
तो ग्राउंडेड थ्योरी से रिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना। आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के सही होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बताएं इसका आंसर। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ए और डी में से ही होगा, इतना तो मैंने आपको बता दिया, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल, रिसर्च इन विच रिसर्चर यूज द क्वालिटेटिव पैराडाइम, या कुछ लोग इसको पैराडिग्म भी बोलते हैं बट पैराडाइम में बोलती हूँ, फॉर वन फेज एंड क्वांटिटेटिव पैराडाइम फॉर अनदर फेज इज नोन एज व्हाट। मतलब कि एक शोधकर्ता रिसर्चर जब दोनों का इस्तेमाल करता है, कहीं कहीं वो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक जो है प्रतिमान का यूज करता है और कहीं कहीं मात्रात्मक प्रतिमान का इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपने बोला कि लिटरेसी वाली बात, आपको जानना है कि इंडिया में लिटरेसी कितनी है, तो इसमें आपको जिस पहलू पर लगा कि क्वालिटी की बात करोगे, आपने वहां पे क्वालिटी वाली बात कही, जहां पे आप क्वांटिटी वाली बात करोगे वहां पे क्वांटिटी वाली बात आपने करी। दोनों ही आपने यूज किया, दोनों ही पहलू अलग अलग जगह। तो ऐसे अनुसंधान को क्या बोलते हैं? ये कहाँ होता है? एक्शन रिसर्च में होता है, बेसिक रिसर्च में होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है, या मिक्स में होता है। एक्शन रिसर्च में हमने पढ़ा था कि इमीडिएट इफेक्ट को जब भी हम लोग देखना चाहते हैं या इमीडिएट इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक, ज्यादातर एक्शन जो रिसर्च होता है वो स्कूल कॉलेज में टीचर्स पेरेंट इन जगहों पे होता है। बेसिक रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं इसको, या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। तो ये वाली बात है। अब बेसिक और फंडामेंटल प्योर उस पे नहीं जाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या था? जब आप किसी चीज के बारे में किसी का बिहेवियरल एस्पेक्ट जानने की कोशिश करते हो, या इसका आंसर आप मुझे खुद दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें से आप बताएं सी और डी में से आंसर मुझे करिएगा। आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चन सही बने? करने वाले हैं हम आज 6 सवाल, क्योंकि एक सवाल का जवाब मैं आपको दे चुकी हूं, तो बाकी का आंसर आप करेंगे मुझे। विच साइंटिफिक मेथड फॉलो दिस स्टेप, इसमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि है ना, जो कि इस मेथड को फॉलो करती है। मतलब डेटा को पहले ऑब्जर्व करती है, फिर पैटर्न को ऑब्जर्व करती है, फिर थ्योरी देती है। अगर आपने कल वाला लेक्चर लिया होगा या आज वाला भी ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही कर पाएंगे, बिल्कुल सही कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कर पाएंगे इसका आंसर आप। मुझे ऑब्जर्वेशन करना, फिर पैटर्न को देखना, फिर एक थ्योरी को प्रोपाउंड करना। डिडक्टिव में क्या था? चलो डिडक्टिव बताती हूँ आपको क्या था। डिडक्टिव में क्या था कि पहले हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, परिकल्पना। एक मिनट, ये ऐसा तीर जैसा पता नहीं क्यों हो जाता है, इसमें पेन खराब हो गया है शायद। आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया। अब फर्स्ट स्टेप है ये हाइपोथेसिस क्रिएट करना। हाइपोथेसिस आप कब क्रिएट करोगे? किसी थियोरी के बेसिस पे, कोई थियोरी होगी, थियोरी के बेसिस पे आप कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे। फिर सेकंड स्टेप हो जाएगा क्या? आप डेटा को कलेक्ट करोगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। थर्ड स्टेप हो जाएगा एनालाइजिंग ऑफ डेटा, एनालाइजिंग ऑफ डेटा। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा इसमें कि आप अब रिजेक्ट करना चाहते हो हाइपोथेसिस को या एक्सेप्ट करना चाहते हो, मतलब कंक्लूजन, whether you want to accept it or reject it my dear friends। ये क्या हो जाता है? डिडक्टिव वाली बात हो जाती है ना। तो आप डिडक्टिव में क्या है, आपने कोई एक थ्योरी को देखा, मतलब आप टॉप से चल रहे हो बॉटम की तरफ। आपने कोई थ्योरी देखी टॉप पर, फिर आपने बॉटम कुछ एक निकालने की कोशिश की। ठीक है, इसको इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं डिडक्टिव को, है ना। डिडक्टिव को टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, या इसको आप बोलते हो जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच। जनरल बात से आप कोई स्पेसिफिक बात करते हो, स्पेसिफिक बात करते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ नाम से जाना जाता है इसको, है ना। कहीं 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 आपको नोन टू अननोन मिल जाएगा, मतलब आप कोई भी चीज नोन जिसको आप जानते हो, फिर आप अननोन की तरफ बढ़ते हो।
ठीक है। फिर कहीं आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, सिंपल बात से कॉम्प्लेक्स बात को आप प्रूव करते हो, है ना। तो कई कई जगह आपको अलग अलग मिल जाएगा, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना आप। डिडक्टिव में ये सारी चीजें होती हैं। और टॉप टू डाउन वाला अप्रोच में क्या होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच भी डिडक्टिव ही होता है। टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम, बी और सी की अगर बात करें तो दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि टॉप टू डाउन या टॉप टॉप टू बॉटम क्या होता है, जस्ट मैंने भी आपको बताया। टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम एक ही चीज है। तो ये दोनों तो डिडक्टिव का ही पार्ट है, चाहे आप इसको डिडक्टिव बोलें चाहे आप टॉप टू डाउन अप्रोच बोलें, है ना। इसके कई सारे नाम हैं। टॉप टू डाउन अप्रोच है, मैं लिखूंगी तो पूरा भर ही जाएगा, ठीक है, आप समझ जाओ। फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, नोन टू अननोन है। देन उसके बाद आपके जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच है, कई सारे नाम हैं। तो ये दोनों तो नहीं होगा। और अब चलो इसका आंसर बता देना, बस गलत मत बताना मुझे, क्योंकि अब डिटेल में मैं जाऊंगी तो फिर हिंट वैसे काफी अच्छा खासा दे दिया मैंने आपको। अब ये छठा सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक है। 2007 में ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन हर साल थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर वही होता है बस, है ना। तो सवाल को पढ़ें और जवाब दें। द स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज व्हाट। इसमें जो रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है, वो प्रभाव को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, प्रभाव के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। चलो हिंट देते हैं। हिस्टोरिकल में क्या होता है, हम इतिहास के बारे में कुछ घुसते हैं और वहां पे क्या हुआ या किस प्रकार से चीजें घटना घटी उसके बारे में जब हम करते हैं, है ना। तो इफेक्ट तो ऑलरेडी बीत चुका है, तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, इफेक्ट आप नहीं देख सकते भाई। आग जलने के बाद जो राख बचेगी वही तो उसका इफेक्ट है, तो राख भी नहीं है अब तो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर में वो नहीं आएगा। योगात्मक भी नहीं हो सकता, योगात्मक अनुसंधान भी नहीं है। दो ए और बी में से बताएं, काफी हिंट मैंने दे दिया है, होप कि आपको आंसर बिल्कुल गलत नहीं आने चाहिए। लेक्चर कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोई सुधार या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी बताओ, कोई टॉपिक लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैम इसको पहले खत्म करिए या पहले इसके बारे में बताइए, तो वो भी मुझे बताइए। हैश टैग आस्क शिफाली, बिल्कुल यही लिखना है, और ये लिख करके जो आप सवाल मेरे से करोगे वही सवाल मैं आपके लेने वाली हूँ। आउट ऑफ 5 कितने सही बने वो जरूर बताना। प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर वीडियो वाले सेक्शन में जाके खोजोगे तो कई सारी वीडियो रैंडम में ऊपर नीचे होती है, वहां मिलेगी नहीं, डिफिकल्टी होगी, मतलब खोजने में समस्या होगी, मिल तो जाएगा, खोजने में समस्या होगी। तो बेहतर होगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढना, वहां सीक्वेंस में और सीरीज में मिल जाएगी। बात समझ आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, अच्छा लगा चैनल तो। और पैशनेट बने, अपना मोटिवेशन खुद बने। अपने मोटिवेशन के लिए बिल्कुल भी बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेस या फोर्सेस का वेट मत करें, और अफवाहों से बचे बिल्कुल। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं बस बिल्कुल उन्हीं बातों पे ध्यान रखिए, बिल्कुल अफवाहों से बचिए। इस वक्त बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं आसपास, बाकी और सारी चीजों को, चाहे आप एग्जाम से संबंधित या किन्हीं भी चीजों से संबंधित, यहाँ पे लोग एक दूसरे को भड़काने का भी प्रयास करते हैं, है ना। पता नहीं क्या ही माइंड में लोगों के चल रहा होता है, तो उन अफवाहों से बचिए, अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे करिए। जहां से मटेरियल आपको रेलिवेंट लग रहा है, समझ में आ रही है बात, वहां से आप जो भी चीज ले सकते हैं लीजिए। बाकी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराएंगे, सोच रही हूँ आज शाम का सेशन ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं, पार्ट में कराएंगे, है ना। 2014 के कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं, सोच रही हूँ कि उसको करा दूं मैं आपको एक बार, ताकि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है आप उसको एनालिसिस कर सके। तो वक्त मिला तो आज उसका भी क्लास ले लेंगे, सेशन ले लेंगे। बाकी जैसा भी आपको लेक्चर लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ में, नई रियलिटी चेक्स के साथ में, और नए क्वेश्चंस नई चीजों के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सभी को शुभ नवरात्रि। आपका दिन मंगलमय हो, संध्या मंगलमय हो, रात्रि मंगलमय हो, जो भी ये वीडियो जिस भी वक्त देख रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।